अभी आपकी बातों से लगा ब्राह्मण एक बेंचमार्क हो जाता है जाति जी जी जी। इसके कुछ फायदे भी हैं। हर जगह से एक बैक सपोर्ट मिलता है। उनकी संख्या भले कम है, लेकिन इनके पूर्वजों ने सामाजिक संरचना में आने वाले भविष्य के लिए स्पेशल जगह बनाई है। आज भी अगर ब्राह्मण समाज से कोई आता है, उसका बच्चा छोटा होगा, 10 साल का भी होगा, उनके पैर छूने की ये कौन सी परंपरा है? पैर मत छुआ करो, ब्राह्मण कुल के आदमी हो, ठीक है? और हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं, हमारे यहाँ संस्कार है। आप बैठ। ऐसा भी जो खेसारी लाल भी लिखी है। नहीं, खेसारी लाल तो ये, अगर मैं बात भगवान कृष्ण की करता हूँ, गीता में ही लिखा है कि कर्म के आधार पर सबका सम्मान होना चाहिए, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर अगर किसी का अपमान और सम्मान किया जाता है तो ये अधर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण गीता में कहे, लेकिन ये लोग न भगवान कृष्ण को मानते हैं और न भगवान कृष्ण की मानते हैं। अगर भगवान कृष्ण की मानते तो भगवान कृष्ण जी और भगवान राम, ये लोग जातिवाद के खिलाफ, और मैं तो सब खुल के कहता हूँ कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े समाजवादी थे। उन्होंने समाजवाद पढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए पूरे वंश का नाश करवा दिया। जन्मजात इंजीनियर अगर किसी ने माना है तो श्रद्धेय नेताजी ने माना। मुलायम सिंह यादव जी सरकार में आए, उन्होंने शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जैसे पदों पे विश्वकर्मा समाज के लोगों को बनाने का काम किया। और उसके बाद जो इंटर पास होगा, विश्वकर्मा वंशी है, तो उसको ITI की डिग्री दी जाती थी। ये नेताजी ने चालू की थी। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर छुट्टी उन्होंने चालू की, जिसकी वजह से देश और समाज में एक जागरूकता पैदा हुई। इसको भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार में आती है वो तत्काल रद्द कर देती है, छुट्टी खत्म कर दी। तुरंत छुट्टी खत्म कर दी। अभी आपने कहा विश्वकर्मा भगवान की संतान कहा जाता है विश्वकर्मा समाज, तो ये सामाजिक संरचना में आपको अति पिछड़ा माना जाता है, ऐसा क्या कारण है? एक शूद्र होता है, एक अछूत और एक सछूत। हमारे समाज को इन लोगों ने सछूत शूद्र बना कि आपको घर बनवाना हो, बिल्डिंग बनवाना हो, आपको हथियार बनवाने हो, तो सारा कुछ बनाने का काम ये विश्वकर्मा वंशी करते थे। तो इनकी मजबूरी थी, तो ये हमको सछूत बना दिए। ये सछूत शब्द जो है ना, ये स्वीट पॉइजन था। ये स्वीट पॉइजन आपको सब, आप मजाक आप समझिए, या जितने भी राजा युद्ध करते थे उस समय अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा वंशी लोहार बनाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लड़ाई किससे लड़ते? क्या आप लड़ाई किसी मंत्र से लड़ सकते थे? महाराणा प्रताप जब अपना राज्य छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, तो उनके साथ एक समाज, आप गूगल कर लीजिएगा, गाड़िया लोहार, ये समुदाय वचन लेता है। उस समय अकबर ने कहा कि आप हमारे लिए हथियार बनाइए, लेकिन हमारे समाज ने उनकी बात नहीं मानी और बाबा से बड़ा जातिवादी और बाबा से बड़ा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला हमने आज तक इस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। न्याय नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में न्याय मिल रहा है कि अगर आप केवल बाबा के जाति के हैं। ब्राह्मण का सबसे ज्यादा इनकाउंटर और ब्राह्मण का सबसे ज्यादा शोषण करने वाली यही सरकार है। माता प्रसाद पांडे के, उनके पत्नी के बारे में किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पांडे जी, आप भी अपनी गुड़िया को एक बार जेवर से लेकर के 12 बजे उनको बोलिए कि आइए आप कहीं किसी दूसरे कोने में चले जाइए। अभी आपने माता प्रसाद पांडे की बात की। माता प्रसाद पांडे ने संजय निषाद को क्या कहा, आपने सुना था? केवट से पूछा तो तुम चमार बनोगे? अरे जो बिगड़ा हमें, मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है। पांडे जी को माफी मांगनी चाहिए थी कि नहीं इस पे? ये सच्चाई है। लगभग 950 ईस्वी के करीब महारानी दिद्दा जो लोहार वंश की रही, तो मैं उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। महमूद गजनवी को 2-2 बार दौड़ा कर मारा, जिस समय उनके पास लगभग 500 या 700 सैनिक थे। उन्होंने 15,000-16,000 सैनिकों को खदेड़ा और जब तक वो शासन की, महमूद गजनवी दोबारा देश में एंट्री नहीं किया। और जब वो महमूद गजनवी आते हैं तो गुजरात के रास्ते से आया, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया जाता क्योंकि वो शूद्र समाज से आती है। जिसने इतिहास लिखा उनसे पूछना है। पता, ये महिला थी, वो विकलांग थी। और गुरिल्ला वार जो देश में आज भी प्रचलित है, SPG NSG कमांडो के लोग प्रयोग करते हैं, गुरिल्ला वार देन है तो उनकी देन है। नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे खास गेस्ट हैं माननीय संदीप विश्वकर्मा जी। दोस्तों, संदीप जी को इससे पहले आपने किसी न किसी चैनल पे छात्रों की आवाज बुलंद करते हुए जरूर देखा होगा। तो संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को भी, जैसे आपका चैनल का नाम है मिट्टी की बात, और मैं लगातार देख रहा हूँ कि आप जिस तरीके से समाज की शोषित वंचित की जो आवाज़, आप छात्रों की लगातार आवाज़ उठाते हैं, तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो संदीप जी, आप विश्वकर्मा समाज से आते हैं, क्या आपने कभी जातिवाद का दंश सहा है? ये तो सच्चाई है कि जिस हिसाब से कई बार हम अपने आप को स्वयं से महसूस किए हैं, जबकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ,
मुझे ये महसूस हुआ जब हम लोग कॉलेज टाइम से बाहर जब अपनी नौकरी में आए, जबकि मैं HCL कंपनी में एज ए इंजीनियर प्राइवेट नौकरी में था, वहाँ पर इतना ज़्यादा जातिवाद का दंश मैंने झेला है कि मेरा कई बार जैसे प्रमोशन की बारी आई तो मुझे जाति के नाम पे हमेशा मुझे हटा दिया गया। कई बार कई साल तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला केवल इस वजह से कि मैं जाति में विश्वकर्मा और जो लोहार समाज के आते हैं, तो क्योंकि ये जातिगत ऐसा दंश है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जाति प्रथा ये क्या चीज है कि वर्ण धर्म की वैचारिकी के सुडौल उरेजों का जहरीला दूध पीकर विखंडन के खप्पर भरने वाली डायन है हमारे देश की जाति प्रथा, जिसको एक किसी किताब में जयप्रकाश लीलावान ने लिखा हुआ, और ये सच्चाई है। ये जाति प्रथा जो है ये वास्तव में डायन का काम कर रही है। ये जो समाज की एकता, अखंडता और समता को उखाड़ फेंकने का काम लगातार सदियों से चलता आ रहा है, और अब तो महसूस होता है कि जाति प्रथा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे समाज का तो शोषण, और मेरा स्वयं जाति के आधार पे हमारे साथ कई बार अभद्रता और कई बार मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, अभी भी किया जाता है। तो ये छुपा नहीं है, ये समाज की सच्चाई है। जितना जल्दी हम लोग इसको स्वीकार करें वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, क्या लगता है कि किसने बनाई है जाति? ये अब जाति जो बनाने वाले लोग हैं जी, मैं तो सच्चाई मानता हूं कि चाहे ये ऋग्वेद की बात करें, आप ऋग्वेद में जाएंगे तो वहां जातियां कर्म के आधार पे थी, लेकिन तथाकथित जब एक सामंतवाद जो व्यवस्था आई, एक जो पाखंड की प्रथा आती है, इन लोगों ने, जबकि आप ये देखिए, मैं तो कहता हूं डंके की चोट पे आप देखेंगे तो ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा या विश्वकर्मा समाज का वंशज रहा। और आपको मैं पूरे सभ्यता, जो देश की सभ्यता का विकास हो या देश का विकास हो, किसी भी देश का, उसका विकास आप देखिए, अगर प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो जब कृषि का विकास होता है तो लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज हुई, और उसके बाद जो शिल्पकार समुदाय था, जिसको आप लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा, मूर्तिकार मानते हैं, ये समाज सबसे पहले कृषि के आविष्कार, यंत्रों का आविष्कार किया। कृषि की बात से ही आप जानते हैं कि इतिहास में हाँ हल हुआ, बनाया, हल बनाना हुआ, कुदाल बनाना हुआ, फावड़ा बनाना हुआ, जिससे देश और समाज का विकास हुआ। लेकिन हम लोगों को कहाँ लाया गया? ये जब कुछ समय के बाद, जब आप देखिए इतिहास में आता है, प्राचीन इतिहास के बाद जब इतिहास काल में आप आएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था बनती है, एक व्यवस्था बनाई गई, उसमें साफ साफ इतिहास में दर्ज है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण युग आता है। उसके बाद तथाकथित लोगों ने जो अपने आप को उच्च कोटि का जन्म से मानने लगे, इन लोगों ने जाति प्रथा को बनाया, और बना के सबको इसमें ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पे बांट दिया गया। और हमारे समाज को तो इस तरीके से शोषण किया गया है कि जिसका एहसास समाज चाहकर भी कर ही नहीं पाया कि हमारा शोषण किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। और जाति प्रथा बनाने वाले लोग वैसे तो कहेंगे कि भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं हम, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, विश्वकर्मा पुराण है, गीता, मतलब बताएंगे कि सभी वेद में बताएंगे। और जो लोग ये वेद में बताते हैं कि आप भगवान विश्वकर्मा के वंशज है और आप विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं, हमको विश्वकर्मा ब्राह्मण ही बताया जाता है। अच्छा। मैं आपको लिखित में, मतलब आपको दिखाऊंगा साक्ष्य के हिसाब से कि विश्वकर्मा ब्राह्मण बताया गया है। और विश्वकर्मा भाई अगर ब्राह्मण हैं तो आप हमारी पूजा, हमारा मान सम्मान, हमारा जो हक अधिकार था, हमको कहाँ मिला? हमको भी तो इनमें, जैसे मंदिर हुआ, इसमें हमको देना चाहिए, हमको भी पुरोहित बनाते। हम ना घर के हुए ना घाट के। ये ऐसा चक्र बनाया गया जातिवाद का, हम लोगों को विश्वकर्मा ब्राह्मण के नाम पे ठगा गया। जबकि वास्तविक है, समाज, हमारा देश का विकास की बात हो, चाहे औजार की बात हो, चाहे जितने भी सृजनात्मक कार्य हुए, ये सारे कार्य विश्वकर्मा वंशी करते रहे, जो शिल्पकार समुदाय था। लेकिन ना हमें किसी जगह सम्मान मिला, ना राजनीतिक और ना सामाजिक कोई पहचान नहीं मिली। हम तो मानते हैं कि हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं दलितों से भी गैर गुजरा हुआ समाज बन चुका है। और विश्वकर्मा समाज, सच्चाई है, हमारी समाज की पहचान नहीं बची हुई है। और इसका बड़ा कारण है कि हमारे समाज को ये विश्वकर्मा ब्राह्मण बताया जाता है। फिर आ जाएंगे, कहेंगे ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, ये बताते हैं कि आप जो है भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना बनाया जाएगा। और आप देखिए, एक तरफ कहेंगे आप भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, ब्राह्मण हैं, फिर कहेंगे कि आप जो है केवल वही आरी, कुल्हाड़ी, बसुला का काम करिए, पैतृक व्यवसाय करिए। तो इस तरीके से हमारे समाज का केवल और केवल ऐतिहासिक अन्याय किया जा रहा समाज के साथ।
जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण को, भी आपकी बातों से लगा ब्राह्मण एक बेंचमार्क हो जाता है जाति जी व्यवस्था में। जी। तो इसके कुछ फायदे भी हैं। नहीं, अब उनका जिसने बनाया उसको फायदा है, हमारे समाज को और व्यक्तिगत मुझे कोई फायदा नहीं है। ये देखिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में बहुत फर्क है। नहीं, जैसे आप यंग हैं तो लॉजिकल बात करें थोड़ा, तो क्या ब्राह्मण होने पे क्या फर्क है? आपको क्या होगा ना, हर जगह से एक बैक सपोर्ट मिलता है, हर जगह मॉरल सपोर्ट मिलेगा आपको। देखिए, जो सामान्य वर्ग है, जो ब्राह्मण समाज है, वो सच्चाई है, उनकी संख्या भले कम है, इससे मतलब नहीं, लेकिन इनके पूर्वजों ने जिस तरीके से सामाजिक संरचना में अपने आने वाले भविष्य के लिए इतना स्पेशल जगह बनाई है उन लोगों के लिए, तो इनको वास्तव में एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो उसका जो आप कह रहे हैं ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, और जब वो कोई ब्राह्मण वर्ग से होता है तो उसको हर जगह स्पेशलाइजेशन मिलेगी, हर जगह छूट मिलेगी, हर जगह एक सम्मान मिलेगा। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूं, जो देखिए, वैसे जो एक ब्राह्मणवाद की बात आती है, अगर हम विश्वकर्मा हैं, हम हिंदू हैं सामाजिक संरचना के हिसाब से, आध्यात्मिक हिसाब से, लेकिन आप देखेंगे एक, जैसे मेरे पिताजी हैं, आज जो समाज में चल रहा है, हमारे पिताजी के उम्र के लोग आज भी अगर ब्राह्मण समाज से कोई आता है, तो उसका बच्चा छोटा होगा, 10 साल का भी होगा, तो उनके पैर छूने की ये कौन सी परंपरा है? अच्छा, अभी जो खेसारी लाल भी की नहीं, खेसारी लाल तो ये मैं खुल के कह रहा हूं, खेसारी लाल यादव का ये जो कहीं ना कहीं ये जो वक्तव्य रहा, या आप देख लीजिए, जो अभी आप बात कर रहे थे ना स्पेशल ट्रीटमेंट की, आपको दिखा ना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, और वो भी केवल जाति के आधार पर। ये कौन सी परंपरा है? तो ये उनके अंदर, खेसारी लाल यादव के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है, इसी वजह से वो डर के मारा उनको ट्रीटमेंट देना है। लेकिन ये बहुत ही गलत प्रचलन है, जबकि कहा जाता है कि धर्म में, अगर मैं बात भगवान कृष्ण की करता हूं, गीता में ही लिखा है कि कर्म के आधार पर ही सबका सम्मान होना चाहिए, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर अगर किसी का अपमान और सम्मान किया जाता है तो ये अधर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण गीता में कहे, लेकिन ये लोग ना भगवान कृष्ण को मानते हैं और ना भगवान कृष्ण की मानते हैं। केवल जो लोग दिखावा करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं। ना कृष्ण को मानते हैं, ना कृष्ण की नहीं, अगर भगवान कृष्ण की मानते हैं तो भगवान कृष्ण जी और भगवान राम, ये लोग जातिवाद के खिलाफ, और मैं तो खुल के कहता हूं कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े समाजवादी थे। उन्होंने समाजवाद की पढ़ाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए पूरे वंश का नाश करवा दिया, केवल इस वजह से कि समाजवाद को समझे लोग। अगर आप देखिए गीता उठा के, तो ये जातिवाद का जो दंश कर्ण के साथ हुआ था, आज आप बताइए, आपकी जो जन्म है वो आपके कर्म से अधिक योग्यता कैसे हो जाती है? तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो महाभारत में साफ साफ वर्णन है, और ये जो युद्ध हुआ था कहीं ना कहीं जातिवाद से ही प्रेरित होकर हुआ। वहां पे भी आप देखिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सूत पुत्र बताएंगे, क्यों बनाएंगे? तो वो पूरा इतिहास जो महाकाव्य बना, भगवान कृष्ण ने गीता में लोगों को समझाया है कि अभी भी है, अगर देश और समाज को विकसित करना है तो आपको समाजवाद को समझना होगा। मैं द्वापर युग की समाजवाद की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने जो समझाया कि जो भी जाति धर्म के आधार पर किसी का शोषण करेगा, भेदभाव करेगा, उसका हश्र बुरा होगा। लेकिन ये लोग उनकी मानते नहीं है। ये लोग, ज्यादातर लोग, उसमें पिछड़े समाज के भी लोग जुड़े हैं। जो कोई भी होगा, धार्मिक दिखावा वही सबसे बड़ा पाखंड है, और वही कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण जाति और ब्राह्मणवाद में बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी आपने कहा कि कृष्ण ने समाजवाद स्थापित करने के लिए अपना वंश खत्म कर दिया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। आप देखिए, जैसे भगवान कृष्ण के ही सगे रिश्तेदार, ये कौरव भी रहे, पांडव भी रहे। आप जानते हैं कि सुभद्रा कौन रही हैं, और उसके बाद उनका जो लड़का भगवान कृष्ण का प्रद्युम्न नाम से आते हैं, उनके लड़के के अंदर कितना जातिवाद का दंश था, सामंतवाद भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं लास्ट में आप देखेंगे तो पूरा वो यादव वंश का नाश भी उन्होंने किया। भगवान कृष्ण ने गीता में ही बताया, उसी में वर्णन है। और यही देखिए, जो कौरव पांडव थे वो सगे रिश्तेदार थे इनके, उनके परिवार के थे, जिनको बुआ मानते थे, कुंती को बुआ मानते थे, प्रणाम करते थे। पूरे परिवार का नाश हुआ है। लेकिन किस वजह से? क्योंकि उन लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे शोषण करने का काम किया। भगवान कृष्ण ने बारंबार लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग माने नहीं। तो समाजवाद की परंपरा का निर्वहन करने के लिए, समाजवाद को व्यवस्था में लाने के लिए
जो धर्म का नाम दिया जाता है कि धर्म की समाज में प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म को सजाने के लिए भगवान कृष्ण ने ये जो महाभारत का युद्ध था उसका सुचारू रूप से संचालन किया। तो ये आप ध्यान से अगर महसूस करेंगे तो वही समाजवाद है, और समाजवाद ही देश और समाज का विकास कर सकता है। जी, जैसे अभी आपने कहा विश्वकर्मा भगवान की संतान कहा जाता है विश्वकर्मा समाज को। जी, तो ये सामाजिक संरचना में आपको अति पिछड़ा माना जाता है, इसका क्या कारण मानते हैं? अति पिछड़ा इसलिए माना जाता है कि हमारा समाज को कहीं न कहीं तथाकथित लोगों ने, वर्चस्ववादी समाज के लोगों ने, इन लोगों ने इनको, एक शूद्र होता है, एक अछूत और एक सछूत, हमारे समाज को इन लोगों ने सछूत शूद्र बनाया कि हम आपके हाथ से पानी पी लेंगे। सछूत का मतलब आपके हाथ, क्योंकि इनका काम ही नहीं चल सकता था। आप देखिए कि आपको घर बनवाना हो, बिल्डिंग बनवाना हो, आपको हथियार बनवाने हो, तो सारा कुछ बनाने का काम ये विश्वकर्मा वंशी करते थे। तो इनकी मजबूरी थी, तो ये हमको सछूत बना दिए, और सछूत बना दिए तो ना, तो ये ऐसा ये सछूत शब्द जो है ना, ये स्वीट पॉइजन था। ये स्वीट पॉइजन आपको सब, आप मजाक आप समझिए कि हम उस जो ये मीठा जहर होता है ना, ये जब आपको अंदर प्रवेश होगा तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे, और इस मीठे जहर की वजह से हमारा समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आज बताइए, राजनैतिक हो या सामाजिक हो, हमें कहीं सम्मान ही नहीं है। केवल एक चीज होता है, एक दिन सम्मान मिलता है केवल 17 सितंबर को, बाकी दिन अपमान झेलो आप। फिर आपको जाति सूचक शब्दों से आप उठा के देखेंगे तो मेरे वीडियो पे लगातार उल्टा सीधा लोग जातिगत टिप्पणियां करते हैं। हमारी योग्यता को लोग निग्लेक्ट करके हमारे जन्म के, हमारे जाति को, केवल जाति के आधार पे हमारा शोषण फ्रंट से और कहीं इनडायरेक्टली किया जाता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा जब आपको जाति के कारण आपको भेदभाव या उपेक्षा का सामना करना पड़ा? बहुत बड़ा इवेंट हुआ कि डेमोनाइज हो गए कि जाति बहुत गलत चीज है, ये हुआ होगा सर? ये सबसे बड़ा इवेंट तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब हम प्राइवेट जॉब में आते हैं HCL कंपनी में जी, तो आपको एक बार मैं बता ही चुका हूं कि जब मेरे प्रमोशन की बारी आती है तो मेरा 2-2 बार 3-3 बार प्रमोशन रोका गया। सोचिए प्राइवेट सेक्टर में जहां पे आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है, उसके बाद जब हमें जाति की वजह से हमारा प्रमोशन रोका गया। और एक जगह ऐसा हुआ कि मैं किसी ऑफिस में गया था और जब उनको पता चला कि मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूं, पहले तो भाई इंजीनियर साहब जब पूरा नाम, जब उन्होंने पूछा मुझसे कि आपका नाम क्या है जी, जब मैंने बताया कि मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है जी, जब विश्वकर्मा सुने तो वो अपने आप को उच्च कुल का मानते थे, बैंक के मैनेजर साहब थे। क्या नाम था पूरा? अब नाम तो एग्जैक्ट हमें नहीं याद है, उनका टाइटल याद है। टाइटल बताइए। टाइटल में सामान्य वर्ग के। अच्छा। तो उन्होंने जिस हिसाब से हमारे साथ मिसबिहेव किया, सोचिए मैं इंजीनियर पोस्ट का, हमसे उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ पे पोछा मारना पड़ेगा। ये मेरे साथ हुआ है, और ये नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, खुल के बता रहा हूँ, PNB बैंक के अंदर की बात है। ब्रांच में मैं गया, मेरा काम जैसे सर्वर का प्रोजेक्ट था, हैंडल करना था भाई, उसमें कम्युनिकेशन की है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कंप्यूटर में कोई समस्या है, तो हम तो उसको, जैसे हमारा प्रोजेक्ट HCL का जो हमारे कंपनी के अंडर में जो आता है, तो हम उसका सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर हुआ, या कोई और समस्या हुई तो हम उसको देख लेंगे। लेकिन उन्होंने ये खुल के कहा मुझसे कि आपको क्या नाम, और लोग आते हैं यहाँ पे, इसको पोंछिए, इसमें मिट्टी लगी, इसको साफ करिए। तो हम कहे, फिर मुझे महसूस हुआ कि बताइए, इतना पढ़ने लिखने के बाद ये व्यक्ति, मैं प्रोफेशन से इंजीनियर, मैं पढ़ने लिखने के बाद आदमी हमसे कह रहा है कि इसको पोंछा मारिए, आप साफ करिए। तो मैं अपने, उस समय मेरा होश, मैं खो बैठा। फिर मैं जिस भाषा में बोल रहे थे, मैंने उनको तुरंत जवाब दिया कि आप अभी बहुत पुरानी सदी में जी रहे हैं, और मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, और मेरे कंपनी का ही मैं मैनेजर का नंबर दे रहा हूँ। तो वो फोन लगाए, फिर मेरी शिकायत किया उन्होंने। फिर मैनेजर साहब बोले, अरे क्या मामला हो गया, आप जहाँ इस तरीके से क्या बात हुई? तो हम कहे, सर देखिए, मैं आत्मसम्मान बेच के नौकरी नहीं करता हूँ, और ये आदमी हमसे पोछा लगाने के लिए कहेगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए है? हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए, हम इसका पोछा लगाने के लिए आए हुए हैं। तो ये दंश रहा। मैं, और ये बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ये लगभग 2015 के करीब की बात है। सोचिए, ये हालत है आज भी। सर, आपने सामाजिक सम्मान कैसे अर्जित किया? शिक्षा
संघर्ष, संगठन या आर्थिक सफलता से? नहीं, देखिए, केवल आर्थिक सफलता से ही नहीं। और मैं तो, आप जानते हैं कि मैं नौकरी भी 2022 में, मैंने 2021-22 में मैंने नौकरी भी इस्तीफा दे दिया था। ये जो भी हमें मिला है, ये संघर्ष की बदौलत मिला है। जब तक आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, ये समाज हमेशा लड़ने वालों का ही सम्मान किया है, इतिहास गवाह है। आप जिस दिन लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन आपका धीरे धीरे पतन हो जाएगा। तो आपका जो मुझे सम्मान अर्जित हुआ, ये केवल और केवल राजनैतिक सामाजिक जागरूकता और संघर्ष की वजह से मिला हुआ है। जी। अच्छा, अर्थ का, जाति का कोई है तालमेल कि अगर आप आर्थिक मजबूत हो जाते हैं तो आपको सम्मान मिल जाता है? हाँ, ये बड़े लेवल पे है, ये मध्यम वर्ग के लिए नहीं है। जैसे आप अगर आईएएस बन गए, आप किसी जाति से हो, अगर आप दलित समुदाय से आते हैं, तो फिर वो किसी भी समाज का बंदा होगा, वो अपने लड़की से शादी करने में परहेज नहीं करेगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री हैं जो अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम समुदाय के लोगों से करते हैं। और केवल किस वजह से? वो आर्थिक मजबूती की वजह से। जब आर्थिक मजबूत हो जाएंगे तो फिर मतलब आप सोचिए, जो लोग विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो उनके भी बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। और इसको आप गूगल पे है, आप देख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के दामाद मुस्लिम हैं। एक आध दो नाम लेना चाहिए। एक सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूँ, उनकी बिटिया है सुहासिनी हैदर, और उनके हस्बैंड का नाम नदीम हैदर है। आप गूगल कर लीजिएगा, वो कवियत्री हैं, मैं उनको सुनता भी हूँ कभी कभी। विश्वकर्मा भगवान की जो कथा होती है, क्या ये श्रमिक जातियों को सम्मान देने के लिए थी या धार्मिक कथा में बांधकर सामाजिक शोषण के लिए थी? ये कहीं ना कहीं हमें अछूत नहीं, सछूत शूद्र बना के ये केवल सामाजिक शोषण किया गया है, और आज भी किया जाता है। आपको एक बात और बताता हूँ। आप ये बताइए कि कोई भी पूजा हो, कोई पाठ हो, कोई भी धार्मिक परंपरा का कार्य हो, तो उसमें जैसे आप देखेंगे, उसमें लोहार की जरूरत है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ। और उसमें लोहार समुदाय, उसमें सोनार, उसमें बढ़ई, और उसमें कसेरा ठठेरा जो समुदाय आता है, और एक मूर्तिकार। तो आप देखिए, लोहे के बिना सोना चांदी की जरूरत पड़ती है, आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ बना के लाना पड़ता है, और उसके बाद आपको मूर्ति की भी जरूरत पड़ेगी, आपको बर्तन की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप कोई धार्मिक परंपरा करेंगे, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें भगवान विश्वकर्मा के 5 वंशजों की अहम भूमिका है। लेकिन हम हैं कौन? हमको बना दिया जाता है प्रजा। आज भी आप गांव में चले जाइए, तो जब शादी विवाह होता है, तो हमारे समाज का आज भी राजनीति सामाजिक रूप से शोषण किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है कि ये देखो, ये क्या नाम है, जब शादी विवाह हो जाता है तो समाज के लोग को, जैसे वो पीढ़ा और क्या नाम है, एक तोता वगैरह का एक लकड़ी का बना के दिया जाता है उस विवाह में, तो उसमें जाएंगे तो उसमें बताया जाता है कि भैया परजौटी वाली जो साड़ी है ना, उनको दे दो, इसे नीचे बैठाएंगे आपको। फिर प्रजा के नाम की, प्रजा आए हैं, मतलब कहा जाता है कि प्रजा आए हैं, इनको साड़ी दे दीजिए, 150 रुपए दे दीजिए। तो जो सबसे थर्ड क्वालिटी की साड़ी होगी वो आपको पकड़ा देंगे, और 150-200 जो भी होगा उसको दे देंगे, और वो भी नीचे बैठाएंगे आपको। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको भगवान विश्वकर्मा का वंशज माना जाता है। ये केवल और केवल हमारे समाज का शोषण किया जाता है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि आप इतिहास भूगोल उठा के देखिए, अपने परिवेश में देखिए कि हम प्रजा है कि हम पूजनीय हैं। जब हमारे बिना आपका काम नहीं चलता, किसी भी समाज के लोग हों, जब हमारे बिना काम आपका नहीं चल रहा, तो हम पूजनीय हुए कि हम प्रजा हुए? ये बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज का। तो हर जगह स्थिति भैया, मतलब सर यही है, या कहीं आपको विश्वकर्मा भगवान की वजह से सामाजिक सम्मान भी मिलता है, श्रेष्ठता का? केवल एक दिन मिलता है, बता तो रहा हूँ, 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाएगी। उस दिन भगवान विश्वकर्मा की जय, भगवान विश्वकर्मा की जय। और उस दिन आप भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। उसी दिन कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको महसूस कराया जाएगा कि आप जो है सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, और आप भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। अगर भारत से जाति समाप्त हो जाए तो विश्वकर्मा समाज और भारतीय समाज कैसा दिखेगा? अगर जाति का जो प्रथा है, अगर वो कहीं पर भी हो, अगर जाति प्रथा खत्म हो जाए, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जाति प्रथा जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी डायन है जी। और ये जब तक खत्म नहीं होगा, देश के समाज की एकता, अखंडता और विकास
में बहुत बड़ी बाधक है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा, ये समाज किसी भी समाज का होगा, वो विकास नहीं हो पाएगा। हम लोग जाति के नाम पे लड़ते रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई मुद्दा ये राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से छोड़ दिया जाएगा और आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। फिर आप जो एक टाइम का खाना खाना, उसी को आप विकास समझेंगे कि अगर हमको भरपेट खाना मिल रहा है तो इसको माना जाएगा, प्रचार किया जाएगा कि देश विकास हो गया है, विकसित हो गया है। तो 80 करोड़ ऐसे ही लोग आएंगे और 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाएंगे और जाति प्रथा के नाम पे आपको धर्म के नाम पे बंटवारा करेंगे और बताएंगे कि देश जो है बस विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बन गया है। और आपने देखा किस तरीके से हंस रहे इस समय देश और समाज का कि हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहां पर है, हमारा भुखमरी का सूचकांक कहां पहुंच गया है। सारे इंडेक्स जो थे, स्वास्थ्य का आप देख लीजिए, वो धीरे धीरे बहुत लगातार गिरता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बाधक है जाति प्रथा। किसी भी समाज के लोगों से बात करें तो वो कहते ही हैं कि जाति खत्म करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए, लेकिन ये केवल कहते हैं। हर समाज कहता है कि अगर जैसे आप हैं कहते हैं खत्म करनी चाहिए जाति, हर समाज के लोग कहते हैं कि जाति खत्म करनी चाहिए। तो ये 5000 सालों की जो लड़ाई है ये अब भी जारी है, खत्म क्यों नहीं हो रही? ये खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि देखिए, जिसने सबसे ज्यादा फायदा लिया है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि दोनों हाथ में लड्डू आप नहीं ले सकते। इस जाति प्रथा को सबसे बड़ा विनाश वही कर पाएगा जिसने जाति के आधार पे सबसे ज्यादा फायदा लिया है। अगर वो खत्म करना चाहेगा, उसको सबसे पहले आगे आना होगा। अगर वो आगे नहीं आएगा तो जाति प्रथा खत्म नहीं होनी है, क्योंकि जाति के आधार पे आपने हमेशा देश के, समाज के जो भी संसाधन रहे उसका आपने प्रयोग किया है, तो आपको ही खत्म करना चाहिए। जैसे आपने शुरुआत किसने किया है? जो शुरुआत करेगा खत्म तो वही करेगा ना। अब युद्ध शुरू आप किए हैं और हमसे कह रहे हैं भैया खत्म करो, हमारा तो आपने आधा नाश कर दिया है। तो ये दोनों हाथ में लड्डू नहीं चलेगा। सामाजिक उत्थान में आज विश्वकर्मा समाज किस स्तर पर जीवन यापन कर रहा है? आज विश्वकर्मा समाज पहले से बहुत मजबूत हो चुका है जी। सामाजिक रूप से। हाँ, राजनीतिक रूप से हमारा समाज बहुत कमजोर है, उसके कई सारे कारण हैं। और सामाजिक मजबूती में आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे आईटी क्रांति जो देश में आती है राजीव गांधी जी के जमाने में, तो हमारे समाज के एक बड़े जो अभी भी अपने देश में है, सैम पित्रोदा, जो भारत में आईटी क्रांति के जनक एक्चुअल में माने जाते हैं। सैम पित्रोदा जो बढ़ई समाज के हैं, जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, लेकिन आज तक उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, उनका नाम हटा दिया जाता है। आज पूरे देश में जो आईटी क्रांति आई, जो सोशल मीडिया, जो भी चीजें आई हैं, इंटरनेट, सारी चीजें चल रही हैं, लोगों में एक दूसरे के सिस्टम सही हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इन्वेंशन के तौर पे हम आगे बढ़े, तो जो हुआ उसका सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहिए तो विश्वकर्मा वंशी जो सैम पित्रोदा है, लेकिन उनको नहीं दिया जाता केवल इस वजह से कि वो सछूत और क्या नाम है शूद्र में आते हैं। तो ये जो जातिवाद का दंश है वो आज भी झेलना पड़ रहा है। दूसरा हम आपको बताते हैं कि भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी, जिन्होंने देश और समाज को में जो राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का जब हनन होने की बारी आई थी, तो एक कोई डाक बिल करके एक आया हुआ था, तो उसको जिसमें ये था कि अगर कोई भी, जैसे डाक का जमाना था उस समय, किसी भी पत्र को कोई भी निकाल के प्रशासनिक शासन के लोग पढ़ लेंगे, तो वो चीज जब आई तो उसका पॉकेट वीटो का सबसे पहले इस प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी रहे, जो विश्वकर्मा वंशी हैं, लेकिन उनको भी क्रेडिट कहीं दिया नहीं जाता। उस तरीके से समाज में उनका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। उन्होंने भाई पंजाब के वो मुख्यमंत्री रहे, वो देश के गृह मंत्री भी बने, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन क्रेडिट नहीं है। इवन अभी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, जो राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, अच्छे अच्छे नेताओं से हमने कई बार चर्चा किया, तो कहते हैं यार ज्ञानी जैल सिंह आपके समाज के हैं, मतलब उनको भी नहीं जानकारी है, क्योंकि उसको फैलाया ही नहीं गया, प्रचार नहीं किया गया। तीसरी बात आती है लगभग 950 ईस्वी के करीब से लेकर 50 वर्षों तक शासन किया महारानी दिद्दा, जो लोहार वंश की रही, जिन्होंने कश्मीर, अखंड भारत, जब मतलब ये भारत का दौर नहीं था उस समय, हमारे परिक्षेत्र और थे, और उसमें उस समय उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। महमूद गजनवी को 2-2 बार दौड़ा कर मारा, जिस समय उनके पास लगभग 500 या 700 सैनिक थे, उन्होंने 15,000-16,000 सैनिकों को खदेड़ा। और जब तक वो शासन की, महमूद गजनवी दोबारा देश में एंट्री नहीं किया। और जब वो महमूद गजनवी आते हैं तो गुजरात के रास्ते से आया, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो विश्वकर्मा वंशी हैं, वो शूद्र समाज से आती हैं।
क्यों क्रेडिट नहीं दिया? क्यों इतिहास भूगोल से उनको इतिहास से गायब किया गया? हमने तो किया नहीं। जिसने इतिहास लिखा उनसे पूछना है ये कि आपने बताइए, एक महिला सशक्तिकरण, बताइए महिला थी, वो विकलांग थी, और गुरिल्ला वार जो देश में आज भी प्रचलित है, एसपीजी एनएसजी कमांड के लोग प्रयोग करते हैं, गुरिल्ला वार देन है तो उनकी देन है। लेकिन उनको एक महिला के नाते, वो भी शूद्र के वजह से उनको क्रेडिट और इतिहास भूगोल से हटा दिया जाता है। तो हमारे ये तो सामाजिक और बड़ी बड़ी चीजें रही। दूसरा, समाज जो है हमारा कई बिरादरी में बटा हुआ, क्योंकि विश्वकर्मा वो 5 जातियों से मिलकर बना हुआ है। इसमें लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा और मूर्तिकार समाज आता है। ये जो शिल्पकार समाज है। और आप एक बात बताते हैं, जो महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे, या जितने भी राजा युद्ध करते थे, उस समय अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा वंशी लोहार बनाते थे, लेकिन उनको कोई क्रेडिट नहीं दी गई। जितने भी इतिहास में लड़ाइयां हुई हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लड़ाई किससे लड़ते? क्या आप लड़ाई किसी मंत्र से लड़ सकते थे? क्या आप किसी मिट्टी से लड़ते? आपको हथियार की जरूरत थी। हमारे समाज ने इस देश को विकास करने के लिए, आक्रांताओं से लड़ने के लिए हमेशा अस्त्र शस्त्र बनाए। उस तपती आग के सामने अपने शरीर को पिघलाया, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए। एक बात आपको बता रहा हूं जिसको छुपा दिया गया। महाराणा प्रताप जब अपना राज्य छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, तो उनके साथ एक समाज, आप गूगल कर लीजिएगा, गाड़िया लोहार, ये समुदाय वचन लेता है। जब उसके बाद ये छोड़ के जाते हैं महाराणा प्रताप, और उसके बाद ये समुदाय वचन लेता है, उस समय अकबर ने कहा कि आप जो है हमारे समाज के लोगों से कहा कि आप हमारे लिए हथियार बनाइए, लेकिन हमारे समाज ने उनकी बात नहीं मानी। उनको भी वो भी जंगल, उन्होंने राज्य का तुरंत वहां से राज्य से वो छोड़ दिए, कहे हम राज्य छोड़ देंगे, उनको राज्य छोड़ना पड़ा। और आज भी आप देखेंगे तो बैलगाड़ियां लेके आप दिल्ली की तरफ जाइए, मेरठ राजस्थान जाइए, तो वहां पे आपको घूमते हुए दिखेंगे, जो लोहे पीटते हुए दिखेंगे आपको, औजार बनाते हुए, आज भी कई जगह दिखता है। और इस समुदाय ने वचन लिया 500 साल तक, ये कभी चित्तौड़ वापस नहीं आई। और उसके बाद जब देश आजाद हुआ था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो हमारे समाज को बुलाए और चित्तौड़ के किले का ताला तुलवाते हैं। लेकिन आज तक हमारे समाज को समाज में कहीं पर भी सम्मान नहीं मिल पाया। तो ये हमारा समाज मजबूत रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये कई जातियों में विभक्त रहा, और इसको जो सछूत के नाम पे भेदभाव किया गया। और आज आप देखेंगे तो समाज में बहुत सारे IAS PCS भी बन रहे हैं, और ना बन पाए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, PM विश्वकर्मा योजना ले आई। कही अरे बेटा तुम कहाँ चले, अरे तुम IAS PCS बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, हाँ तुम DGP बनोगे। तुरंत उनके दिमाग में आया, जातिवादी जो लोग हैं, मानसिकता के वर्चस्ववादी समाज के लोग जो नीतियां बनाते हैं, हमें नीतियों में जगह चाहिए, नीतियां बनाने वाले हम लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से PM विश्वकर्मा योजना लाई जाएगी। और विश्वकर्मा 5 जातियां आती तो उसमें 17, 18, 37 जातियां भर दी जाएगी, और कहा जाएगा, उनको बताया जाएगा, बताइए आप 2026 में जी रहे हैं, 25 में, और इस दौर में आप बात कर रहे हैं आप पैतृक व्यवसाय के लिए कि हम आपको 50,000 लाख रुपए आपको बिना ब्याज के आपको लोन दे देंगे, आपको स्किल बना देंगे। आप स्किल बनाएंगे? जन्मजात इंजीनियर अगर किसी ने माना है तो श्रद्धेय नेताजी ने माना। जब मुलायम सिंह यादव जी सरकार में आए, जिस समाज का उस समय राजनीतिक सामाजिक जागरूकता नहीं थी, उसके बावजूद श्रद्धेय नेताजी ने हमारे समाज को राजनीतिक पूरे प्रदेश में सबसे पहली बार पहचान दिया, तो आदरणीय श्रद्धेय नेताजी रहे। मैं उनका जीवन पर्यंत हम और हमारा समाज ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने जिस समय हमें जरूरत थी, लेकिन हमको जागरूकता नहीं थी हमारे समाज को, उन्होंने शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जैसे पदों पे विश्वकर्मा समाज के लोगों को बनाने का काम किया। और उसके बाद एक और चीज उन्होंने किया कि जो इंटर पास होगा, विश्वकर्मा वंशी है, तो उसको ITI की डिग्री दी जाती थी, ये नेताजी ने चालू की थी। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर छुट्टी उन्होंने चालू की, जिसकी वजह से देश और समाज में एक जागरूकता पैदा हुई, भगवान विश्वकर्मा के वंशजों की पहचान बनना चालू हुई, जिसको भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार में आती है वो तत्काल रद्द कर देती है, तुरंत छुट्टी खत्म कर दी। और उसके बाद एक बड़ी चीज मैं आपसे बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, तो अगर धार्मिक या धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे छुट्टियां रद्द करनी है, तो मैं तो मांग करता हूं कि सारी छुट्टियां रद्द कर दी जाए, केवल महापुरुषों के नाम पे छुट्टी रखी जाए। अगर आप भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का रचयिता मानते हैं,
तो उनको और उनके वंशजों को और भगवान को, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भगवान मतलब विश्वकर्मा को, विश्वकर्मा समाज को हिंदू ही नहीं मानती है, वो केवल वोट बैंक मानती है, वो केवल छलने का काम करती है। न्याय नहीं दिया जाता। न्याय कहाँ, सामाजिक न्याय के नाम पे तो जीरो है, बता तो रहा हूं कहाँ पे दिया। आज के समय में विश्वकर्मा समाज किस तरफ ज्यादा झुकाव रखता है राजनीति में? राजनीति में विश्वकर्मा समाज अपना मुखिया 2027 में 100% है कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा हमारे समाज को मान सम्मान दिया, आयोग का गठन किया विश्वकर्मा समाज के लिए। वो सारी चीजें जैसे ही आती है, अभी आपने एक देखा होगा, हालिया बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बनाया गया, उसमें कई सारे सामाजिक बोर्ड बनाए गए, तो उसमें एक जो ब्राह्मण परशुराम बोर्ड कोई होता है, परशुराम बोर्ड को रद्द नहीं किया गया, लेकिन विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड को रद्द कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं। तो हमें भाजपा का हिंदू नहीं बनना है और न भाजपा का सनातनी बनना है, भाजपा की वजह से हमारी पहचान नहीं है। तो बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को कितनी निर्णायक भागीदारी दी है? बहुत, जब बताया अभी आपको मैंने कि जब भी सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने चाहे मंत्री बनाना हो, चाहे आयोग का गठन हो, चाहे ITI की डिग्री देना हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, तो हमारा समाज काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसको रोकने का काम अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है। आप बताइए कोई केंद्रीय मंत्री है विश्वकर्मा समाज का? समाजवादी पार्टी में था कोई मंत्री? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, समाजवादी की सरकार थी, तो श्रद्धेय नेताजी ने कैबिनेट मंत्री, इनको उच्च शिक्षा मंत्री राम आश्रय जी को बनाया था, राम आश्रय विश्वकर्मा जी को। लेकिन इन्होंने, इनके देखिए 2017 से सरकार यहाँ पे है योगी जी की, योगी जी एक भी मंत्री नहीं बनाए, हर बार लॉलीपॉप देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल लॉलीपॉप दे रही है। विश्वकर्मा सम्मेलन कोई प्रतापगढ़ में होने वाला था, रद्द क्यों हुआ ये? वो, हाँ, वो भी देखिए, उसमें भी बताया गया कि विश्वकर्मा सम्मेलन नहीं था, वो था सामाजिक न्याय एवं प्रतिनिधित्व सम्मेलन, जिसमें ये 5 जातियां मिलकर करा रही थी, जबकि हाईकोर्ट का एक डायरेक्शन आया था जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगाई कि जातिगत सम्मेलन नहीं होगा। लेकिन जातिगत सम्मेलन केवल पिछड़ों का नहीं होगा, दलितों का नहीं होगा। अगर वो बाबा जी के स्वजाति है तो उनका सम्मेलन होगा, तब आप शस्त्र पूजा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुंडा में किस तरीके से शस्त्र पूजा किया गया, आपने देखा होगा ये जो एटा में किस तरीके से रैली निकाली गई जाति के नाम पे, तो वो निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा अगर कोई सामाजिक न्याय की, और जबकि हमारी लिखित में हमें परमिशन मिला था, रात में 11 बजे हमारी परमिशन रद्द किया गया, जांच कराया गया, उसके बाद लगातार हमको धमकी दी गई DM प्रशासन के द्वारा, और वहां बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से फोन आया था, वो नहीं चाहते हैं कि आपका कार्यक्रम हो। अच्छा, तभी तो रात में 11 बजे हमारा परमिशन रद्द किया गया, व्हाट्सएप पे भेजा जाता है कि आपका परमिशन रद्द हो गया। हम कहे गजब सरकार है आप, जब जातिगत रैली पर रोक लगी है, सामाजिक न्याय की रैली है, तो उस पर कैसे आप रोक लगा देंगे? तो ये केवल और केवल इस तरीके से हमारे साथ, हमारे समाज को हमेशा एकजुटता नहीं देखना चाहते। हाँ, आप शस्त्र पूजा करिए, आप क्षत्रिय महासम्मेलन करिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाबा जी के स्वजाति हैं। और बाबा से बड़ा जातिवादी और बाबा से बड़ा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाला हमने आज तक इस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। बहुत बड़े जातिवादी न्याय नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्याय मिल रहा है कि अगर आप केवल बाबा के जाति के हैं तो केवल ब्राह्मण का सबसे ज्यादा इनकाउंटर और ब्राह्मण का सबसे ज्यादा शोषण करने वाली यही सरकार है, बाबा जी हैं। बाबा जी केवल उनके अपने जाति के लोगों का, हाँ देखिए, आप देखेंगे बीच में ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाटी चोखा खाया तो इनको तकलीफ हो गई, तुरंत तकलीफ हुई, और ये अपनी रैली कर सकते हैं, अपना सम्मेलन करेंगे, इस पर रोक नहीं लगेगी। तो सर, जैसे आप छात्र नेता भी रहे हैं, तो हम बात करें उत्तर प्रदेश की या प्रदेश की, छात्रों के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो डिबेट पे नहीं आ पाते, जिन पे चर्चा नहीं हो पाती? जिसपे 2014 से आप लगातार देखेंगे तो बेरोजगारी दर कितना ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात अगर छात्रों के लिए हो, वो क्योंकि छात्र किसी जाति धर्म से मतलब नहीं होता है। आज सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो छात्र परेशान है रोजगार से, क्योंकि एक बड़ी बात मैं एक छोटी बताता हूं कि रोजगार मंगब्या तो बाबा का डंडा तैयार बा, अब पेपर जितना होत है उमा लीकेज दमदार बा, और यूपी में कहा बा। ये बात मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, यूपी में केवल एक
जाति का और एक जाति दम भरने वाले बाबा जी के स्वजातियों का शासन बा और कुछ नहीं है। और रोजगार के नाम पे कितनी लाठियां मारी गई। आपको मैं वीडियो दूंगा, देखिएगा। जब रेलवे के से संबंधित आंदोलन किया गया, आरओ का आंदोलन किया गया, शिक्षक भर्ती के लिए आवाज उठाई जाती है हम लोगों के द्वारा, तो हम लोगों के ऊपर मुकदमे ला देंगे, आपको हाउस अरेस्ट करेंगे और आपको डराएंगे कि आपको हम गुंडा बना देंगे, माफिया बना देंगे। और एक वीडियो मैं आपको दूंगा, देखिएगा कि इलाहाबाद में जब ये रोजगार का आंदोलन हुआ था रेलवे के मामले में, तो यही पुलिस प्रशासन, हर जाति धर्म उसमें नहीं देखा गया, लाज से निकाल के लाठियों से, बट से, पुलिस के बट और बूट से मारा गया। इस पर सब लोग सो जाते हैं। शिक्षक भर्ती की बात करेंगे तो आज लगभग 2018 के बाद से आज तक शिक्षक भर्ती जो रिक्त पद हैं उसके लिए कोई योजना ही नहीं है। आपका प्रोटेस्ट का एक वीडियो बड़ा वायरल है न्यूज चैनल पे, वो मांग भरने वाला क्या किस्सा था? उसमें ये था कि हमसे पूछा जा रहा था, हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कोई पत्रकार आए जो थे गोदी मीडिया के ही, तो हमसे कह रहे हैं कि आपकी मांग क्या है? तो हम उनको बताए कि हमारे छात्रों की ये मांग है कि हम लोग 7 वर्ष से शिक्षक भर्ती की मांग मांगते अब किसी की मांग भरने लायक नहीं बचे हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये बहुत बड़ा कारण है, अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं है, नौकरी नहीं तो आपसे विवाह कौन करेगा? सही बात है। तो ये छात्र सही वास्तव में बहुत परेशान है, हर जाति धर्म के लोग परेशान है। और ऐसा नहीं है कि केवल पिछड़ा समाज परेशान है या दलित समुदाय परेशान है। जब नौकरी की वैकेंसी नहीं आएगी तो नंबर सबका आएगा, कटेगा सबका। तो प्रकाश को मांग भरनी, सबको कटा है। सबको मांग भरनी है, सबको विवाह करना है, एक सामाजिक परंपरा है, उससे आप कैसे अछूते रह जाएंगे? जी। तो सर हम बात करें 2024 में लगातार यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ। तो पेपर लीक की घटनाएं इस स्पेसिफिक सरकार में ज्यादा बढ़ी हैं या इससे पहले की सरकारों में भी होती थी? नहीं, ऐसा हम खुल के कहेंगे, इसमें पहले सरकार में गिने चुने होते थे जी कि कहीं टेक्निकल ग्लिच आई, कहीं कोई बात हुई। लेकिन यहाँ आप बताइए कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? ये सरकार में, योगी की सरकार में आप देखेंगे तो पीसीएस जैसे मेंस का पेपर आउट हुआ है, फोटोकॉपी बटी है, आप निकाल के रिकॉर्ड देख लीजिएगा। पीसीएस की बात बता रहा हूं, पीसीएस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, ये लीकेज की सरकारें है। हर पेपर लीक हो जाए, टेट का होगा, पिट का होगा, सारा पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि इनको वैकेंसी देनी ही नहीं है। आपको इसी में उलझा के रखना, आपसे एग्जाम कराया जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तब इनको याद आएगा अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर में, अच्छा इसमें शुचिता का ध्यान नहीं रखा गया था, अब रद्द कर दिया जाए। ये क्या तरीका है? आप एग्जाम क्यों करवा रहे हैं? आप एग्जाम, इतना बड़ा आप धार्मिक समुदाय के लिए आपके पास पैसा है, सारा शुचिता है, सब कुछ करा सकते हैं। 40 करोड़ लोगों को आप इलाहाबाद में गंगा स्नान करवाए, महाकुंभ करवाए, आपने अपनी पीठ थपथपाई, और वहीं पे छात्र और रोजगार के लिए ऐसे निहारता रहता है। आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे छात्र हर जाति धर्म के पलायन कर चुके हैं। बहुत लोग की ओवर एज हो गई। 2014 से जब से इनकी सरकार आई है, वैकेंसी कटती जा रही है, हर वैकेंसी आनी नहीं, तो आप ओवर एज हो जाएंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे। तो जो मध्यम वर्ग का परिवार है, सभी जाति धर्म के, वो कितना दिन आपको पढ़ाएंगे? और फिर जब आप ओवर एज हो गए तो क्या करोगे इलाहाबाद में रह के? क्या करोगे दिल्ली में रह के? घर आओ, आप वही करो, पलायन है। और उसके बाद उसमें एक काम करो, आप नारा लगाओ, हिंदू का नारा लगाओ, मुस्लिम का नारा लगाओ, बस धर्म के नारे लगाओ, उसी में बिजी रहो, सोशल मीडिया पे खेलो बैठ के, क्योंकि इन्होंने एक लत लगाई है। ये जानबूझ की साजिश है हमारे युवाओं को, जो युवा, क्योंकि देश और समाज का विकास तभी हो सकता है जहां पे युवा अग्रसर होगा जी। और ये जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, इनमें कोई कार्रवाई भी आप देखते हैं? जैसे भाजपा के अलायंस के एक विधायक हैं बेदीराम जी, हाँ, बेदीराम 9 मामले में नामजद हैं वो पेपर लीक से, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई बड़ी नहीं होती। वो बहुत बड़े वाले हैं, बेदीराम भाजपा के सुभाषपा के विधायक और भाजपा के अत्यंत सहयोगी हैं। और ये कुछ भी करें, ये तो खुलेआम एक वीडियो वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा कि आप किसको कौन सी नौकरी चाहिए है, पैसा लाओ नौकरी ले जाओ, इस तरीके की बातें खुल के आई। आप चाहे नीट जैसे एग्जाम सोचिए, जिसमें देश के स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी परीक्षा होती है, उसका भी पेपर लीक में इनका नाम आता है। रेलवे का हो, और मध्य प्रदेश तक, राजस्थान तक, ये पूरे भारत में बहुत बड़ा गैंग है।
और उसी गैंग के पैसे से ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी चल रही है, जो लंबा लंबा बयान सामाजिक न्याय की देते हैं। बड़बोलापन है इनके अंदर। भाषा आप देखे होंगे अभी बीच में किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल, घंटा और क्या क्या मैं बोल नहीं सकता हूं किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लोग, आपको एक बात बता रहा हूं, हमको तकलीफ हमारे समाज का, पिछड़े और दलित समुदाय का शोषण सबसे ज्यादा पता किसकी वजह से हो रहा है? ये जो जयचंद हैं, राजभर हुए, आज अनुप्रिया पटेल को देखिए। अनुप्रिया पटेल अगर आरक्षण की बात होगी तो उस पर शांत हो जाती हैं। 69,000 वैकेंसी में जिस तरीके से आरक्षण घोटाला हुआ, उसकी मांग जबकि ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी, लेकिन आज तक उसका जो वैकेंसी जिसमें लूट खसोट की गई आरक्षण की, आज तक उस पर चुप रहेंगे। तो ये लोग समाज के जयचंद हैं, पिछड़े दलित समुदाय के ये जो जयचंद हैं, ये लोग समाज को लूटते रहेंगे, क्योंकि उनको अपना व्यक्तिगत अपनी पार्टी चलानी है, अपना व्यक्तिगत घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है। जी। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया था दिल्ली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका बजट जितना होता है उतना यूपी का खाली शिक्षा का बजट होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान में जमीनी हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की? हाँ, सही बात कही। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक मामला आया था मिर्जापुर में कि किसी पत्रकार साथी ने दिखा दिया था कि वहां पे मिड डे मील में क्या खिलाया जाता है, और आप देखेंगे शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है, किस तरीके से ये संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, और ये भी किस परिवार से आते हैं, ये भी आप देखिएगा। ये जो लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं परिवारवाद की, ये बैठ के केवल लूट खसोट चालू है। शिक्षा का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है उत्तर प्रदेश में, देखिए 27 ये दारू की दुकान खुलवाएंगे और 27,000 विद्यालय बंद कराने की इनकी योजना। बीच में आपने देखा किस तरीके से विद्यालय बंद कराने, मर्जर की व्यवस्था चालू की गई। तो ये समाज को और ये जो शिक्षा के बजट के नाम पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो इनको देखिए बोलना है केवल, क्योंकि इनको सच्चाई है, इनको डेटा सही से आता नहीं, इनको जो बता दिया जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। इनको अभी जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसको पता ही नहीं है कि इनको कब क्या बोलना। यही मुख्यमंत्री हैं जो 86 में 56 बोल जाते हैं। सदन के अंदर 86 में 56 बोले थे ना, कि 86 में 56 यादव एसडीएम बन गए। अब आज तक वो लिखित में दे नहीं पाए जब मांगा गया तो ये कहना नहीं चाहिए। और लगातार आप देखिए किस तरीके से अपने उत्तर प्रदेश में, अभी पता चला कल या परसों पेपर में था कि 370 किलो गांजा पकड़ा गया। लगातार इस सरकार में गांजा पकड़ा जा रहा है, और गांजे का जा कहाँ रहा इसका पता नहीं चलता। और बात करेंगे हम शिक्षा की बजट ला रहे हैं। देश को आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में हर गली चौराहे पे जहां एक दारू की दुकान थी, वहां पे आप दारू की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की। ये चाहते ही नहीं कि देश शिक्षित हो, क्योंकि जिस दिन देश शिक्षित होगा वो अपनी समानता हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, वो अपना रोजगार मांगेगा, तो उसको मुद्दे से भटकाओ। तो इनके बड़बोलेपन पे मत जाइए। और आज के समय में ये आप देखिए जिस तरीके से तानाशाही ले आए हैं भारतीय जनता पार्टी में ही, इसमें जो भी पिछड़े दलित समुदाय के विधायक हैं, उनकी क्षमता नहीं कि उनके खिलाफ या कोई न्याय की बात वो बोल सके। तो जैसे कि आप छात्र नेता भी रह चुके हैं, तो क्या वर्तमान समय की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कास्टिज्म, जातिगत शोषण, ऐसी कोई चीज है कि नहीं? देखिए वास्तव में है, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, जो यूजीसी एक अभी रेगुलेशन आया था, आपने देखा किस तरीके से पूरे देश में हल्ला मचा। किस तरीके से जो लोग बताते थे कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो सब लोग आ गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंदर का जहर चूम लिया और धुलकर आ गए। और जितने तथाकथित इस पिछड़े समुदाय और दलित समुदाय को हिंदू बनाने निकले थे, हिंदू राष्ट्र बनाने थे, वो सारे सामंतवादी लोग खुल के आ गए। इन्होंने बताया कि नहीं, जाति उच्चता की लड़ाई जरूरी है और ये होना चाहिए। 118% ये यूजीसी का रेगुलेशन के लिए जो कमेटी बनी थी, उसमें 17 लोग सामान्य वर्ग से थे। उसके बाद भी वहां माना गया कि 118% वृद्धि हुई है। जाति के आधार पे आप देखिए, जब प्रोफेसर बनने की बारी आएगी आपकी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या कोई विश्वविद्यालय में, तो आपको पैरवी करना पड़ेगा। और दूसरी आप देखिए, मात्र 4% ही ओबीसी समुदाय के प्रोफेसर हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या जो 45 है, उसमें मात्र एक एससी, एक एसटी और शायद 5 ओबीसी समुदाय से बीसी हैं, बाकी सब विशेष समुदाय के लोग। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या शिक्षा का हो, हमारा कहीं पर प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं है। और उसके बाद भी कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं यूजीसी के नाम पे कि यूजीसी में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। ईडब्ल्यूएस क्या है?
EWS लिखा है ना उसमें, तो 10% आपकी बात है, महिला की बात है, दिव्यांग की बात है, उसके बाद भी आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का तो प्रतिनिधित्व, अभी आप देखिए IAS PCS एक जो CPM के नेता सांसद जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन सदन में उठाया, वहां पे जवाब आया कि 90% से अधिक IAS IFS और बड़ी बड़ी पद पे ये केवल और केवल सामान्य वर्ग के हैं, और OBC और SC ST की संख्या 3%, कहीं पे 4%, कहीं पे 2%। और बात आप समता और एकता की बात करते हैं, हमारी वैकेंसी हम है ही नहीं है कहीं पे। हमारे समाज को, जो पिछड़ा दलित समुदाय है, इसको समझना होगा कि देश और समाज का विकास धर्म से नहीं होगा। हमारी जहां पॉलिसी मेकिंग है वहां पर ही नहीं है। ये बहुत बड़ा ठग किया जा रहा है। जैसे आप समाजवादी पार्टी में हैं, तो हम बात करें समाजवादी पार्टी स्टूडेंट या छात्रों की कितनी हितैषी रही है? समाजवादी पार्टी चाहे स्टूडेंट की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, सबसे ज्यादा हितैषी रही है। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर शुरुआत किया गया, क्योंकि जब तक आर्थिक मजबूती नहीं होगी कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर होते हैं। आज भी आप देखेंगे, चाहे लैपटॉप की बात हो, चाहे कन्या विद्याधन की बात हो, और चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे IT की बात हो, तो अगर आप देखिए, चाहे ये 1090 जो लड़कियों छात्राओं के लिए लाया गया कि भाई महिला को कहीं के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे विद्यालय खोले गए, और ये सब युवाओं के लिए, और युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार भी अगर दिया था तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया था। समाजवादियों ने सदैव युवाओं की बात की है, और आज भी अगर ये छात्र और युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं तो केवल समाजवादी लड़ते हैं हर जगह। तो हम बात करें UGC की जरूरत है आज पिछड़े समाज को? सच्चाई है, UGC की जरूरत है पिछड़े। अखिलेश यादव जी का बात करते हैं PDA की, लेकिन UGC पे स्टैंड इतना सॉफ्ट क्यों है? नहीं, स्टैंड सॉफ्ट नहीं, उन्होंने खुल के कहा, समझने वाले सब समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो उन्होंने किसी समुदाय और किसी के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा किसी के साथ भी अन्याय ना हो, और उन्होंने कहा कि न्यायालय की भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। क्यों? और मैं तो ये मानता हूं कि जो लोग न्यायालय में बैठे हैं, क्योंकि वो भी स्पेशलाइजेशन है उनको, जो भी शुरुआत में आपने किया था, तो वहां पे भी तो जाति के नाम पे है। जाति के नाम पे अगर पिछड़ा दलित समुदाय को ढूंढा जाए तो न्यायालय में कितने लोग हैं? जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, जो कोलेजियम एक सिस्टम चलता है। पिछड़ा समाज के टोटल 120-30 के आसपास हैं, 800 कुछ में से, ठीक जी। लेकिन आप जैसे अभी आपने कहा, तो आपको ये देख के खुशी नहीं मिलती? जैसे पल्लवी पटेल आज जमीन पर लड़ाई लड़ रही है UGC के लिए, स्वामी प्रसाद जी निकल रहे हैं घर से बाहर, तो आपको इस चीज पे से खुशी मिलती है? अखिलेश यादव आज सड़क पे हैं, खुशी मिलती नहीं इस चीज से देख? देखिए, बात सड़क सदन की अगर बात हो तो जहां पे लड़ाई लड़नी है, और बात एक ही, देखिए, और एक चीज और होती है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, आप सदैव क्यों चाहते हैं कि हमारा नेता ही लड़े? आपको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, आप घर से आप भी निकलिए, आप लड़ाई लड़िए। और एक बात जो उनको एक संवैधानिक, देखिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगा उसके खिलाफ खुलेआम उसका विरोध नहीं कर सकता है कोई। पल्लवी पटेल जी गलत है? पल्लवी पटेल जी मैं गलत या सही नहीं कहूंगा कि वो गलत है कि सही है। देखिए, सबकी एक व्यक्तिगत विचार होता है, तो उनका व्यक्तिगत विचार क्या है, कैसे, मैं इस पे कोई बाध्यता मैं नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूं किसी के विचार पे बाध्यता करने वाला? नहीं, अगर जैसे हम किसी एरिया में हैं जी, हम उस चीज को, किसी चीज को लेकर प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, कि हमारी स्पेसिफिक, मतलब हम इस चीज को सुनेंगे, सरकार में हम इस चीज को लेकर वोट मांग रहे हैं, PDA का नाम लेके आप वोट मांगते हैं, और इतनी बम्पर जीत 15-20 सालों बाद होती है कि वो जो आपका वो था विजन, या जो आपने नारा दिया, वो हिट किया समाज में। देखिए, ये लेकिन जब एक्सपेक्टेशन है समाज की कि आपको हमने आपने PDA का जिक्र किया, हमने PDA पर वोट दे दिया, लेकिन अब जब आप, हमारी उम्मीदें कि आप भी बाहर निकलिए, हमें मजबूत करिए थोड़ा, तो वहां आप नहीं निकल रहे हैं। नहीं, अगर आप ये गलत आप कह रहे हैं, देखिए, अगर बात UGC की आती है तो मैंने एक पदयात्रा इलाहाबाद में निकाली थी, आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मना कर रहा, आपकी व्यक्तिगत विचार है, आप किस तरीके से लड़ना चाहेंगे, सड़क पे लड़ना चाहेंगे, वो आपका मामला है। और दूसरा ये बात, जब सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि न्यायालय की भाषा स्पष्ट हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। बात जब आप PDA की कर रहे हैं तो PDA में ऐसा नहीं है, PDA में जो बात आई कि हमारा ये 37 सीट कैसे आती है, तो वो चीज आप देखिएगा। और ये जो UGC का बिल है, ये बहुत बड़ा मकड़ जाल है जो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ले आई, वो केवल मुद्दे को भटकाने के लिए ले आई। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, एपस्टीन फाइल की बात आती है,
उसमें खुलासा ना हो जाए, उस पर चर्चा ना होने पाए। बात आती है ये अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी की बात आती है कि किस तरीके से ये इंजन और डब्बे जो लड़ रहे हैं आपस में, किस तरीके से हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई चल रही, शंकराचार्य बनाम और एक फर्जी भगवाधारी जो बना हुआ है, जो अपने आप को संत कहता है। क्योंकि आपको एक नियम बता रहा हूं कि जिस दिन आप मंत्री विधायक बनते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रियम्बल में है कि हम भारत के लोग, हम देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। और जब आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आपने शपथ लिया, और रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब आप कहते हैं एक तरफ मैं योगी हूं, संत हूं और कट्टर सनातनी भी हूं, और एक तरफ आप भगवान उसका संविधान की शपथ भी लेते हैं, तो आप ये बताइए, तो आप तो रघुकुल का ही का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप योगी नहीं रह गए। अगर कोई व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और शपथ लेता है, तो फिर आप किसी समाज के लिए काम नहीं कर पाएंगे और ना समाज की कट्टरता को आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा छलावा है जो अपने समाज के साथ कर रहे हैं। ये अब बताइए, शंकराचार्य जी का प्रमाण पत्र मानते हैं, इनके पास खुद ही प्रमाण पत्र नहीं है कि ये किस प्रमाण पत्र की बात करते हैं और कहाँ चले जाते हैं। बात आती है तो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है। योग साधु संत की कोई जाति नहीं होती है। साधु न जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। उनसे ज्ञान लेना चाहिए। ये ज्ञान की बात ही नहीं करते, ये तो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो जो आप देखिए किस तरीके से रोड पे करने वाले हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन में करेंगे आप। और ब्राह्मण समुदाय जो अपने आप को समझता हो, जो बात करता है जाति धर्म और संस्कार की, तो देखिए किस तरीके से माता प्रसाद पांडे के बारे में, उनके पत्नी के बारे में किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूं कि लोग चीज समझना चाहिए लोगों को, ये सबसे बड़े जातिवादी हैं और भारतीय जनता पार्टी ही इस मकड़ जाल को ले आई है यूजीसी को, और इस पे इनका जवाब 2027 में इनको मिलेगा। अभी आपने माता प्रसाद पांडे की बात की। माता प्रसाद पांडे को योगी जी ने गलत कहा। उसके पहले या उसके बाद का एक क्लिप था कि माता प्रसाद पांडे ने संजय निषाद को क्या कहा, आपने सुना था? हाँ, मैंने सुना था। क्या कहा? मैंने सुना था कि जिस तरीके से कहा गया कि केवट समाज से आते हैं, उनसे कहते हैं तो कहते हैं आरक्षण लेना हो तो चमार में डाल दे तो आरक्षण लोगे। हाँ, ऐसा ये सदन में ये मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ये गलत है। ऐसे शब्दों का संवैधानिक पदों पे रहते हुए आप कोई भी हो, मंत्री हो, विधायक हो, कुछ भी हो, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसा करते हैं और फिर बात आप करते हैं समाजवाद की, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। पांडे जी को माफी मांगनी चाहिए थी कि नहीं इस पे? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये शब्दों का प्रयोग गलत था। तो क्या समाजवादी पार्टी ने कहीं जो नेता विपक्षी दल बनाया उन्हें, ये गलत डिसीजन था कि नहीं? नहीं, ये अब हम इस पे, क्योंकि देखिए हम शीर्ष नेतृत्व का निर्धारण मैं नहीं करता हूं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, और मैं अपने समाज की और पिछड़ों दलित की हक अधिकार की जो बात होती है, सड़क से लेके सदन तक, जहां तक हमारी क्षमता है, हम लोग युवाओं रोजगार की बात करते हैं, उसको लड़ते हैं। अब उस पे हम कैसे कह दें कि क्या डिसीजन गलत? अभी इतनी बड़ी हमारी क्षमता नहीं है कि हम इस पे इसका आपका जवाब दें। और हमको ये बात इसलिए लग रहा है कि आज इस सब चीजों को छोड़ के जो सच्चाई चीज है उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा होनी चाहिए कि बात हमारे समाज को रोजगार कहां से मिलेगा। आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी सबका हक देती है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी को प्रिफर करते हैं जी। लेकिन बेसिकली समाजवादी पार्टी जब आती है तो उसमें ज्यादा भला यादवों का ही होता है, दूसरों का हक मार लेते हैं। हाँ, सही है। 86 में 56 वाला मामला है। देखिए, ये एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया गया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने, संघ के लोगों ने क्रिएट किया कि अभी तक तो हिंदू मुस्लिम लड़ाते थे, अब इनको यादव बनाम पटेल कराओ, यादव बनाम विश्वकर्मा कराओ। सच्चाई देखिए, जो समाज पहले राजनैतिक सामाजिक रूप से जागरूक होगा, लड़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। आज मैं तो मानता हूं कि पिछड़ा और दलित समुदाय का, और खासकर पिछड़े समाज का अगर बड़ा भाई है तो यादव समाज है। मैं बात करता हूं बीपी मंडल जी की, जिन्होंने आरक्षण के जरिए आरक्षण लागू कराने के लिए जब मंडल कमीशन आता है, तो मंडल कमीशन के जनक कौन थे? बीपी मंडल, जो यादव समुदाय से आते थे। अगर आरक्षण ना मिलता तो जो हमारा समाज कुछ हद तक आ पाया है, IAS PCS नौकरी में और डॉक्टर या जो भी बन पा रहे हैं, तो आरक्षण का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इस तरीके से बताया जाए कि यादव हमारा हक खा गया, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। अभी आपको मैं एक वैकेंसी PCS की आई थी योगी जी की सरकार में,
उसमें तो काफी यादव बनकर आ गए, काफी संख्या में यादव थे। तो क्या मैं मानूं कि ये यादव से ये घूस लेके सरकार चल रही है? ये केवल परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा। देखिए, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये केवल और केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से समाज में फैलाया जाता है। चलिए ठीक सर, आज के लिए बस इतना ही। हमारे शो के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपके शो के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आपने ये शब्द रखा है मिट्टी की बात, आपकी बात, आपका जो विचार है वो जन जन के मिट्टी के कण कण में लोगों के पास आपके विचार, आपका जो शो है वो पहुंचे। और आपका शो, मैं आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द ये समाज में, उत्तर प्रदेश में ये नंबर 1 पर इसका प्रचार प्रसार हो और ये बड़ा चैनल बन के मिट्टी की बात की तरीके से कण कण में लोगों को पास तक पहुंचे। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।